नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ रहे हैं और करीब करीब जो रुझान चल रहा है उसमें अब जो पार्टियों को जो सीटें मिलने थी वो करीब करीब अब स्पष्ट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आप लोग का आंकड़ा बता दूं कि किस पार्टी को कहां पे कितनी सीट मिली है। और मैं शुरू करता हूं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों से 293 पर इलेक्शन हुए थे और इन 293 सीटों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत 200 के करीब पर पहुंच गई है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, वहां की जो तृणमूल कांग्रेस है वो 87 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो ये है, लोगों को लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होती गई। और क्या क्या थे उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद उसी के बगल में चलते हैं असम से, जो सबसे बड़ी भाजपा की विक्ट्री है और तीसरी बार 100 सीटों पर बहुत बड़ी जीत हेमंत बिस्व शर्मा की। क्योंकि भाजपा में तो कई ऐसे चेहरे थे जो हर जगह, जैसे पश्चिम बंगाल में कोई चेहरा था तो खुद प्रधानमंत्री थे, उसके बाद फिर गृह मंत्री और शुभेंदु अधिकारी वहां पर थे। लेकिन जो आसाम था, आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा कहीं ना कहीं अकेले, सुना होगा कि इलेक्शन के समय में कैसे कैसे वहां पर खेड़ा को पेड़ा से लेकर के तमाम सारी बातें हुई थी और वो सब केस वगैरह चल रही है और उन्होंने जमानत ले लिया है। कहीं ना कहीं जो पूरे बीजेपी की टीम थी वो पश्चिम बंगाल में लगी हुई थी। हेमंत बिस्व शर्मा काफी कुछ आसाम को संभाल रहे थे और इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी विक्ट्री, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट तो हेमंत बिस्व शर्मा को जाता है। लगभग 100 सीटों पर, 126 में से 100 सीटों पर, और कांग्रेस की हालत और खराब होती जा रही है। समीक्षा बाद में करूंगा कि इसके कारण क्या है। अब मैं आता हूं केरला पर। केरलम की यह हाल है कि वहां पर पिछले 10 साल से जो लेफ्ट का किला था वो आज ढह गया और वहां पर जो कांग्रेस समर्थित गठबंधन है वो अभी करीब करीब सेंचुरी के करीब में पहुंच गया। और बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन शायद वो 1 या 2 सीट निकाल पाए, बड़ी मुश्किल से। और क्यों ऐसा हो रहा है? जो पार्टी उत्तर में इतनी दूर तक जा रही है वो दक्षिण में क्यों नहीं आ पा रही, इस पर भी मैं बात करूंगा बाद में। इसके बाद अब आता हूं पुडुचेरी में। जो पुडुचेरी है वहां पर एनडीए यानी बीजेपी का जो गठबंधन है वो सत्ता में आता दिखाई दे रहा है 17 सीटों से, वहां की 30 सीटों पर। और जो सबसे बड़ा दक्षिण का एक प्रदेश है तमिलनाडु, वहां की जो राजनीति है वो आज तक किसी के समझ में आई नहीं। जो द्रविड़ राजनीति थी, कहीं ना कहीं जो करुणानिधि और जयललिता बाद में चल करके, उसके पहले रामाराव, तो जो वहां का जो एक अभिनय वाली बात थी, जो कल्चर था वहां का जो हीरो वाला, कि वहां के जो वोटर है, ये मेरे समझ में नहीं आता कि जो वहां के जो हीरो हैं, जो पिक्चर बनाते हैं, उनको इतना सराखों पर पब्लिक वहां की रखती है। बाकी देश में ये काफी हंसी की बात होती है। लोग कहते हैं कि कैसे वहां के लोग हैं तमिलनाडु के, जो समझ में नहीं आता कि आखिर इस तरह से कोई सिने एक्टर हो और पार्टी बनाए और एकदम लोग फिदा हो जाते। ये बात आज भी लोगों के समझ में नहीं आती, क्योंकि हर जगह वो क्रेज बचा नहीं। जो सिनेमा का अगर आप कह लीजिए कि जो मुंबई वगैरह में जो हीरो थे, जो हिंदी पिक्चर के हीरो थे, उनके पास ये क्रेज नहीं था जो क्रेज आज। तो वहां एक नई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही, टीबी के विजय जोसेफ, थलपति थलाईपति क्या क्या लोग बोलते हैं, विजय जोसेफ। और विजय जोसेफ पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगर उनको 2, 4, 5 सीटों की कमी हो रही है तो वहां पर जो ये इंडिया गठबंधन है उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। देखिए हारने के बाद कैसे जो गठबंधन बिखरता चला जाता है, कैसे इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी खसकती चली गई, तृणमूल खसकती चली गई, ऐसे धीरे धीरे जो अन्य पार्टियां थी वो किनारा करती जा रही थी और कांग्रेस भी अब किनारा करने लगी।
कहीं ना कहीं उसको लगा कि वो जा करके यहाँ पर सीधे सीधे जो थलपति हैं उनसे गठबंधन कर लेगी कांग्रेस को लग रहा था कि शायद उसकी इज्जत, और खुद जो वहां के स्टालिन थे वो खुद चुनाव हार गए। विजय जोसेफ बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि जो कितने आंकड़े थे, और अब मैं आता हूं उसके विश्लेषण पर कि आखिर वजह क्या रही या लोगों ने इल्जाम क्या लगाए। तो मैं उसकी शुरुआत भी पश्चिम बंगाल से करता हूं। और पश्चिम बंगाल के हालात रहे कि पश्चिम बंगाल में आखिर बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त कैसे मिली। शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की जीत है, हिंदुओं ने वोट किया, यानी वो पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। और उनका कहना था कि जिस तरह से हिंदुओं को वहां पर सताया गया था, वहां पर उनकी हत्याएं हुई थी, उनको पलायन करना पड़ा था, ये उसकी वजह कि वो अपनी बार खुल करके वोट किए, जिसके वजह से जो सुरक्षा वहां पर लगाई गई थी, इतनी बड़ी फोर्स वहां पर तैनात की गई थी, इसकी भी एक वजह लोग बता रहे थे कि लोग खुल करके अपना वोट डालने के लिए आए। हमने कहा था अपने विश्लेषण में कि वहां के लोग खुल करके बात नहीं करते थे, लेकिन अब शायद उनको लगने लगा था कि इतनी बड़ी फोर्स है, और उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि नहीं, 6 महीने तक सीआरपीएफ हमारी सरकार बनेगी और केंद्रीय रिजर्व बल जो है यहीं पड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। जो भरोसा था उसको उन्होंने कायम किया। अब ये तो बीजेपी की बात थी, लेकिन जो टीएमसी कह रही है, उसका कहना है कि ज्ञानेश कुमार भाजपा की जीत के हीरो हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये जाल बिछाया, जो ये एसआईआर वाला जाल था, यही कहीं ना कहीं हार का सबसे बड़ा कारण बताया। और दूसरा कारण उन्होंने बताया ये सेंट्रल फोर्स को, और तीसरा कारण था कि उनका कहना था कि जो ये फोर्स थी इससे लोगों को डरवाया गया, हमारे लोगों को काफी तौर से घरों से निकलने नहीं दिया गया, ये टीएमसी का आरोप था। तो उसमें आपको मैं बताऊं कि कैसे एसआईआर में करीब 90 लाख वोट वहां पर काटे गए, और उसमें भी इन 90 लाख वोटों के बाद इनके बाद भी जो है करीब करीब 25 से 26 लाख वोट वेटिंग रह गए, जो कि अपना सबूत दे रहे थे। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका सबूत पर्याप्त नहीं है, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अगली बार वोट देना। ये जो सबसे बड़ी बात थी, उनका कहना था कि नहीं, कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया। कहना था कि ये 90 लाख वोट काट दिए गए, ऊपर से 25-26 लाख वोट जो है उसको वेटिंग रख दिया गया। और इलेक्शन कमीशन, उनका तो कहना था, अभी तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक ही काउंटिंग सेंटर पर दोनों के दोनों अंदर घुस गए थे, और ममता बनर्जी ने कहा कि वोट की लूट हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वोट चोरी हो रहा है। जो भी हो, लेकिन जो वहां की पब्लिक थी 15 साल के बाद, और बीजेपी की पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार, और वो भी जो बीजेपी के संस्थापक थे संघ के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खुद के उनके प्रदेश में इतने वर्षों के बाद भगवा लहराने जा रहा है, भाजपा का झंडा इतने दिन के बाद वहां पर फहराने जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जबकि उनके द्वारा बनाई गई पार्टी पूरे देश में, और आज जहां से गंगा निकलती है और जहां गंगा सागर में मिलती है, वहां तक बीजेपी की सरकार है, जो सबसे बड़ी बात है। इतने बड़े क्षेत्र में आज बीजेपी की सरकार है, और जहां जहां से गंगा निकलती है, बहती हुई जाती है, गंगा सागर में मिलती है, आज वहां तक बीजेपी की सरकार हो गई। लेकिन जो हमने कहा कि जो एसआईआर वाला मुद्दा, कि नहीं, किस तरीके से जो टीएमसी आरोप लगा रही कि एसआईआर के जरिए हरवाया गया, वोट की चोरी हुई, ये उनका इल्जाम है। पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो चर्चा थी पूरे देश में, चुनाव तो हर 5 प्रदेशों में हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था वो पश्चिम बंगाल, और पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई थी। और शायद जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, हमने कहा कि कैसे वह तमिलनाडु के अंदर टूट गया, शायद अब पूरा विपक्ष डरने लगा है, उसको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी से हम मुकाबला नहीं कर सकते।
और कई लोग सोशल मीडिया तो पटने लगा, उनका कहना है कि इस जीत से यूपी तक हिल गया है। अब यूपी की विपक्षी पार्टियां भी इस बारे में सोच रही हैं कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, हम उनसे कैसे मुकाबला करें, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि शायद ये अजेय हो चुके हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि एक बार जहां ये सरकार बना ले रहे हैं, फिर यहाँ उनकी सरकार बार बार रिपीट हो रही है। गुजरात तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन असम भी इसका उदाहरण बन गया। और हमने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा किस तरीके से उन्होंने टारगेट किया, और जो कांग्रेस पार्टी थी, कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन था वो पश्चिम बंगाल से लेकर के असम तक आप देखे होंगे कि ये हिंदू वर्सेज मुस्लिम ये करने की कोशिश की गई, और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। अगर बीजेपी आगे थी तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी, क्योंकि वो भी ऐसी राजनीति कर रही थी, वो भी जहां तहां मुसलमानों की बात कर रही थी। आप अगर देखेंगे तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भाषण था कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, कुरान में ऐसा लिखा गया है, आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके सामने से सांप जा रहा है तो आप नमाज छोड़ दो, पहले उसको मारो, और आरएसएस और भाजपा सांप है। इस तरह की बातें हुई थी। और बिस्व शर्मा के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी पत्नी के ऊपर की कई पासपोर्ट है, ये वो तमाम आरोप लगाए थे। शायद कांग्रेस जिस तरह से मुकाबला करना चाहिए था उस तरह से कर नहीं पाई। और जो बीजेपी है ये हमेशा इलेक्शन मोड पर रहती है, हमेशा एक जगह हुआ नहीं कि दूसरे जगह वो लगे रहते हैं, हमेशा रेगुलर। और शायद कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना कहीं चूक जाती है। मैं बात करता हूं केरलम की, तो केरलम का ये हाल है कि वहां पर पहले यही होता था कि एक बार वामपंथी रहते थे, फिर एक बार कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन इसके पीछे 2 बार जो वामपंथी गठबंधन थे वो 2 बार उनकी सरकार चली, अब की बार जाकर के फिर कांग्रेस की आई। और तमिलनाडु में हमने कहा कि आखिर ये वहां का एक अजीब कल्चर समझ में नहीं आता कि एक सिनेमा का हीरो निकलता है और उसके पीछे भीड़ पागलों के जैसे दौड़ती है, और दौड़ने के बाद उसको अपना नेता बना देती है। जबकि ये बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हीरो हो और आए और उसके पीछे इतनी भीड़ बढ़ जाए और वो इलेक्शन जीत जाए। ये साउथ का कल्चर, और खासकर करीब करीब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा और आंध्रा वगैरह में थोड़ा कम, ये वहां का कल्चर है। लेकिन क्या बीजेपी की दाल वहां नहीं गल रही है? जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या केरला में और तमिलनाडु में बीजेपी की दाल नहीं गल रही, तो उसके क्या वजह है? और जो हमें लगा उसकी वजह, हमने कहा कि जो विजय जोसेफ, एम.के. स्टालिन, उदय स्टालिन, आप देखेंगे वहां पे काफी ऐसे राजनेता हैं जो नास्तिक हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी उनकी पत्नियां पूजा करती हैं और वो नास्तिक होते हैं, या तो कोई ईसाई धर्म अपना चुके हैं। और वहां का जो एक तरह से देखा जाए तो करीब करीब वो बदल चुका है। वहां की जो धर्म के हिसाब से जो आबादी है, काफी लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, काफी लोग ईसाई बन चुके हैं, और काफी मुस्लिम। शायद वहां पर अब हिंदू जो आबादी है वो काफी कम हो चुकी है। इसके लिए केरला और तमिलनाडु में बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वहां पर जो पोलराइजेशन वाला कार्ड है वो चल नहीं पा रहा है। उसकी सीधी सीधी वजह जो हमें समझ में आ रही है वो यही है, क्योंकि वहां पर अब ईसाई और प्लस मुस्लिम प्लस दलित, इस तरह का गठबंधन चल रहा है, और बीजेपी अभी इसका काट नहीं ढूंढ पा रही है। खैर जो भी हो, 5 राज्यों के परिणाम आ चुके, हमने आपसे बता दिया कि आखिर क्या वजह थी, विपक्ष के क्या इल्जाम थे। अब सरकार बनाएंगे ये लोग, फिर इसके बाद आगे क्या होता है हमारी नजर रहेगी, और मैं फिर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।